सेकेंड इक्वेशन है इसका कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो स्लाइटली यहाँ पे मॉडिफाइड है ये V फाइनल माइनस V इनिशियल F इज इक्वल टू dp बाई dt। dp को पुट कर देंगे मास इंटू वेलोसिटी, तो F इज इक्वल टू m इंटू डी बाई डी टी, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। dv बाई dt हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर नेट फोर्स जीरो है, इसमें हमारे दो केसेस होते हैं। एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? क्या इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है? नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो या तो पार्टिकल रेस्ट में है या तो पार्टिकल जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। सेकेंड केस है एक्सेलरेटेड केसेस। एक्सेलरेटेड केसेस में कुछ नेट फोर्स है तो एक नेट एक्सेलरेशन आएगा। किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के दो एप्लीकेशन, एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, सेकंड है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का एप्लीकेशन देखा। अब ये एक्सेलरेटेड केसेस के एप्लीकेशंस ही हम देखेंगे इसमें। उससे पहले हम थर्ड लॉ डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड लॉ बहुत ही फेमस लॉ है, सब लोग जानते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सारे जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ऑल द फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। जितने भी नेचर में फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ऐसे आ सकता है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होगा, फोर्सेस गिवन होंगे और उस फोर्स से हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एक्शन रिएक्शन पेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये किसी टेबल के ऊपर प्लेस्ड है और ये टेबल जो है यहाँ पे ग्राउंड पे प्लेस्ड है। मान लो दिया हुआ होगा कि यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो इसका कॉन्टेक्ट रिमूव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रिएक्शन फोर्स, ये हो जाएगा रिएक्शन फोर्स और ये हो जाएगा उसका वेट mg। अब अगर ऐसा स्टेटमेंट बोला जाए कि दिस नॉर्मल रिएक्शन इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ mg, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? या mg इज द रिएक्शन ऑफ, या ऐसा बोल सकते हैं कि नॉर्मल इज द रिएक्शन ऑफ mg, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? कोई आंसर, ट्रू या यस फॉल्स? सर, ट्रू। ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू होगा सर। ट्रू। फॉल्स वाला कोई? कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि नॉर्मल जो है इसका रिएक्शन नहीं है। नॉर्मल जो है इसका रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा जो है वो सेम नेचर के होते हैं। तब ये समझ में आएगा कि भाई ये नॉर्मल का रिएक्शन कहाँ पे है। तो पहला जो एक्शन रिएक्शन पेयर की खास बात होती है कि ये सेम नेचर के होते हैं, सेम नेचर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर टेबल ने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है, टेबल ने इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया है, तो ये ब्लॉक भी टेबल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो ये दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ना कि नॉर्मल और mg। बात समझ में आई कि एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कि अगर यहाँ पे इसका एक्शन है नॉर्मल रिएक्शन तो रिएक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन ही होगा और वो टेबल के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। तो यहां से टेबल के ऊपर वो एक्ट कर रहा होगा। तो इस mg का रिएक्शन कहाँ है? mg किसने अप्लाई किया है? mg अर्थ ने अप्लाई किया है। तो जो इसका रिएक्शन फोर्स होगा, mg का रिएक्शन फोर्स वो अर्थ पे होगा। यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा कि ये जैसे मान लो अर्थ के सेंटर पे, यहाँ पे ये ऐसे टेबल प्लेस्ड है, हालांकि ये डायग्राम बहुत बड़ा है बट अर्थ इसके कंपैरिजन बहुत बड़ी है, बट समझाने के लिए कि ये mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो इसका रिएक्शन कहाँ पे है? इसका रिएक्शन है अर्थ के सेंटर पे। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है।
अब इन दोनों में हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। अगर इसको एक्शन लेंगे तो इसको रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको एक्शन लेंगे तो इसको रिएक्शन बोल सकते हैं। बस इतना बोल सकते हैं कि ये दोनों कंबाइंड एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। तो हमेशा जो है एक्शन रिएक्शन पेयर्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि वो सेम नेचर के होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो एक ये की पॉइंट है जिसपे कि क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। अब इसके बाद हमारे एक्सेलेटेड केसेस हैं। तो ये जो एक्सेलेटेड केसेस हैं, ये एक्सेलेटेड केसेस में एक्सेलेटेड केसेस में कुछ एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे कि सपोज करो कि ये दोनों ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो वैरायटी है वो है कनेक्टेड मोशन की। कनेक्टेड मोशंस के लिए दो ब्लॉक्स अगर कांटेक्ट में है, दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में है यहाँ पे, सपोज करो कि ये 10 न्यूटन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये बोलूंगा, एक ही कनेक्टेड मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक दो, और उसी से जो है कॉन्सेप्ट को, जैसे सपोज करो कि ये 2 और 3 है। केस 1 है, यहाँ से जो है 10 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है, और सेकेंड केस है कि यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है। अब इन दोनों के ब्लॉक्स के बीच में रिएक्शन फोर्स है R1 और यहाँ पे रिएक्शन फोर्स है R2। तो पहला जो ऑप्शन होगा कि R1 इज इक्वल टू R2, दूसरा ऑप्शन होगा कि R1 इज ग्रेटर देन R2, थर्ड ऑप्शन है R2 इज ग्रेटर देन R1। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्या दोनों सेम होंगे? कोई आंसर? सेम। दोनों सेम होंगे। और कोई आंसर? ठीक है। तो कोई भी कनेक्टेड मोशन अगर हमें सॉल्व करना है, तो कनेक्टेड मोशन सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेसिक और सिंपल अप्रोच है कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड कर लेते हैं। पहला है कि कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, और उस कॉमन एक्सीलरेशन के बाद फिर हम रिएक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम ये जूम करेंगे दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। 10 न्यूटन का फोर्स ऐड कर रहा है, तो इसका कॉमन एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 5। तो A इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 2, कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा 2। अब रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे फ्री बॉडी डायग्राम? ये हो जाएगा 10, R1 is greater than R2। R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, करेक्ट है। तो ये जो है आंसर देखते ही बता सकते हो कि फर्स्ट केस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये जो है आंसर देखते ही बता सकते हो। ये R1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। सेकंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। सेकंड केस क्यों ये रिएक्शन फोर्स ऐसे क्यों डिनोट किया? कोई भी रिएक्शन फोर्स जो है वो हमेशा पुशिंग नेचर का होगा, सरफेस को पुश कर रहा होगा। तो यहाँ से सेकेंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो R2 डिनोट करेंगे, यहाँ से ऐड कर रहा है 10 और ये जो है पुश कर रहा होगा इसको, ये हो जाएगा R2 और यहाँ पे हो जाएगा R2। अब इसमें सिस्टम का एक्सीलरेशन हमें पता है कि इसका एक्सीलरेशन है A2 इस डायरेक्शन में और इसका एक्सीलरेशन है A2 इस डायरेक्शन में। तो एक कन्वेंशन मान सकते हो कि हम हमेशा उस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे जिसको सिर्फ रिएक्शन फोर्स मूव करा रहा है। तो हम जल्दी से आंसर बता लेंगे कि अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब क्या हो जाएगा कि ये 10 माइनस नेट फोर्स, एक्सेलरेशन राइट वर्ड है तो नेट फोर्स हो जाएगा 10 माइनस R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी 6, R1 की वैल्यू हो जाएगी 6। और ये ब्लॉक हम डायरेक्टली देख लेंगे कि यहाँ पे R1 जो है 3 kg के ब्लॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू वॉट? 3 इंटू 2। तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 6। मतलब हम ये मानेंगे कि अगर रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है तो हम वो ब्लॉक कंसिडर कर लेंगे जिसमें कि सिर्फ वो रिएक्शन फोर्स उसको मूव करा रहा है।
अब जैसे यहाँ पे देखो R2, तो यहाँ का जो रिएक्शन फोर्स है वो सिर्फ किसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 2 kg के लिए। तो यहाँ से बता सकते हो कि एक्सेलरेशन है 2 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 4। R2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ का रिएक्शन फोर्स 3 kg को मूव करा रहा था, यहाँ का रिएक्शन फोर्स 2 kg के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करें तो ऑब्वियसली R1 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसको एज ए क्वेश्चन भी समझना है और एज ए कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है कि अगर कनेक्टेड मोशन होगा, सपोज कहीं पे हमें रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, तो हम उस ब्लॉक को कंसीडर कर लेंगे जिसमें कि सिर्फ वो फोर्स मूव करा रहा है। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन और दूंगा, इसका आंसर जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई आंसर दे कम से कम। जैसे मान लो कि एक ब्लॉक और सिस्टम में कंसीडर करें, तो जैसे मान लो कि एक क्विक आंसर मतलब क्वेश्चन लिखने के साथ ही आंसर सिंपल कि ये 10 का है और ये 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं, ये 10 है, ये 5 है, 3 है, 2 है। व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स R1 एंड R2? एनीवन? रिएक्शन फोर्स एट दिस एंड रिएक्शन फोर्स एट दिस। मीटिंग डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा रीजॉइन कर लोगे? जल्दी बता दो कोई आंसर। Sir, R1 5 and R2 2 Newton. R2 2 न्यूटन, हाँ ठीक है। पहले क्या फाइंड करेंगे? कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। हाँ ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 10 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 1। तो हम उस ब्लॉक को कंसीडर करेंगे जिसको सिर्फ R2 मूव करा रहा है, तो इसको कंसीडर कर लेंगे। तो R2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 1, R2 इज इक्वल टू 2। अब R1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को एक साथ सिस्टम ले लेंगे, ये दोनों एक साथ, कि ये टोटल 5 को मूव करा रहा है। तो R1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन है 1 और इस सिस्टम का मास कितना है? 5 है, तो R1 इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कंपैरिजन के लिए होंगे, तो क्विकली आंसर दे दोगे। सेम टाइप का जो कनेक्टेड मोशन है वो यहाँ पे भी है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आंसर जल्दी से बता दोगे। ये 1 2 3 है, 1 2 3 है। अब ये क्या था? वहां ब्लॉक्स कांटेक्ट में, यहाँ पे हमने कांटेक्ट किसके थ्रू मेंटेन किया है? कांटेक्ट मेंटेन किया है स्ट्रिंग के थ्रू, और ये फोर्स ऐड कर रहा है 24 न्यूटन। 24 न्यूटन, ये ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फाइंड द टेंशन। मान लिया कि यहाँ टेंशन है T1 और यहाँ पे टेंशन है T2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2? सेम सिचुएशन है कि ब्लॉक्स कांटेक्ट में थे और यहाँ पे ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जल्दी कोई आंसर। कॉमन एक्सेलरेशन इज व्हाट? Common acceleration is 4 meter per second, sir. T1 is 4 Newton. T2 is 12 Newton. ना T2, अच्छा इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स 20 डिवाइडेड बाय 6, तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा 4, कॉमन एक्सेलरेशन 4। और फिर टेंशन फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, तो T1 की वैल्यू, T1 ऐड कर रहा है